मुख्यमंत्री धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। चित्ते पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। नेताजी के बलिदानों को किया याद। श्री राम के जयकारों से गूंजी देवभूमि। हर तरफ राम में हुआ माहौल। रंग बिरंगी लाइटों और हजारों दियों से जगमगाई हरि की पैड़ी। भाजपा अब चलाएगी अयोध्या में रामलला का दर्शन अभियान। हर लोकसभा से 6000 भक्तों को ले जाया जाएगा अयोध्या। 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलेगा अभियान। प्रदेश में बड़ी मतदाताओं की संख्या। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी की मतदाता सूची। 1,29,000 युवा पहली बार करेंगे वोट। कोहरे व धुंध बना परेशानी का सबब। दीवाली से ज्यादा जहरीली हुई देहरादून की हवा। खतरनाक स्तर पर AQI। उत्तराखंड में 25 के बाद करवट लेगा मौसम। कई जिलों में वर्षा और बर्फबारी के आसार। घने कोहरे का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है। इसी उपलक्ष्य में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कहना, सुन लेते हैं। उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। हाँ, ये जो व्यक्ति कहेंगे हम इसके पीछे लगेंगे। उसी में से दोनों अलग धाराओं में विषय शुरू हुआ, जिनको उस समय कहा गया कि एक गरम दल है, एक नरम दल है। गरम दल यानी किसी भी प्रकार के आंदोलन में, चाहे लड़ाई लड़ करके, संघर्ष करके हमें अपने दुश्मन को पराजित करना हो तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी में से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। यानी एक व्यक्ति 50,000 लोगों की एक फौज बना लेते हैं INA के नाम पर। कोई देश, कोई सरकार तो बना लेता है। एक व्यक्ति के आह्वान पर घर घर से नौजवान निकले। और हम सौभाग्यशाली हैं कि ये क्षेत्र, जिसको उस समय तो हरियाणा शायद नहीं कहा जाता था, लेकिन अपना ये जो आज का हरियाणा भी अगर समझे तो इसमें से भी हजारों युवक उनकी आजाद हिंद फौज में, INA में भर्ती हुए। उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था, उनको गुजारा करने के लिए साधन भी नहीं मिलता था। घर परिवार छोड़ करके देश की आजादी के दीवाने उनकी फौज में शामिल हो गए। मरेंगे मारेंगे, देश को आजाद जरूर कराएंगे, ये उनका लोगों का। और दूसरा दल, जिसको नरम दल के नाम से कहा गया, देश में असहयोग आंदोलन करो, सरकार का सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं। और बिगुल बजाया अंग्रेज की सरकार के खिलाफ नेता बने महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने यात्राएं निकाली और उसके अंदर सारी जनता को साथ लगाया। कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। एक बात की शायद जानकारी आप लोगों को होगी कि नहीं होगी, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा देने वाले सबसे पहले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए। दोनों पैरेलल चले। दोनों की ताकत ने अंग्रेज की सरकार की चूल्हे हिला दी उन शासन की। अंग्रेज ऐसे ही अपने आप नहीं चला गया। अंग्रेज को मजबूरी से इस देश को छोड़ना पड़ा। तो इस देश को जो छोड़ा है, उस नाते से ये जो आजादी का तराना गांव गांव में, गली गली में नेताजी के आह्वान के ऊपर जो शुरू हुआ, उसमें आज के इस समय में हम उनको शत शत नमन करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। नेताजी सुभाष जी को हम याद कर रहे हैं। अभी बहुत दूर नहीं, एक ही दिन पीछे हम चले जाएं कल के दिन के इतिहास में। कल का दिन 22 जनवरी 2024, ये भी इतिहास का एक दिन बन गया है। सारा देश राममय हो गया। मन मन में राम, तन तन में राम, घट घट में राम, घर घर में राम, सब जगह सारे देश में राम ही राम थे कल दिन में। रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए।
हजारों साल पहले की बात है। सुभाष चंद्र बोस 100 साल 128 साल पहले जन्मे। लगभग 100 साल पहले ही उनके सारे कामों का प्रताप यहां हुआ था। पूरा कालखंड अगर हम जोड़ सकते हैं तो एक महापुरुषों की लड़ी ये भी बीच में बनी है। हर समय में महापुरुष देश में आते रहे हैं, चाहे उसमें भगवान कृष्ण की बात लेते हैं, चाहे हम उसमें गुरुओं की दशम गुरुओं की बात लेते हैं, चाहे उसमें छत्रपति शिवाजी की बात हम करते हैं, चाहे हम धन्ना भगत जी की बात करते हैं, चाहे उसमें महर्षि कश्यप की हम बात करते हैं। कितने ही ऐसे महापुरुषों के नाम ले सकते हैं। गुरु रविदास जी बात हम करते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी बात करते हैं, हम उसमें भक्त कबीर की बात करते हैं। संतों की माला भरी हुई है इस देश की। इन सब संतों ने भगवान कृष्ण से लेकर के और आज के ये महापुरुष तक अगर हम एक सूत्र में सारा बात पिरोते हैं तो ये सब लोगों ने इस समाज को जागृत करने के लिए, समाज में संस्कार पैदा करने के लिए, कर्तव्य जगाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया अपनी हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र पर ही। जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, आज का जैसे हमारा संविधान लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वैसा ही संविधान मान करके चलते हैं। गीता भी हमारे जीवन जीने का एक संविधान है। क्या ठीक है क्या गलत है ये हमको बताया गया। तो हम लोगों को शासन के नाते, ठीक कह रहे हैं रामनाथ शर्मा जी, कि लोग क्या समझते हैं सरकार का मतलब होता है गली बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना और हमारे जो व्यक्तिगत काम करना। सरकारों का काम ये है, निश्चित रूप से है। और हम भरपूर तन मन के पूरे सहयोग से, आपके सहयोग से सब काम कर रहे हैं, उसमें पीछे नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी एक त्रासदी, एक पीड़ादायक पाठ यह भी है कि पहले की सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा विचार किया कि अपने देश के समाज के लोगों को यदि दिशा उसकी ठीक करनी है, संस्कारित करना है, शिक्षित करना है, उनको कुछ ना कुछ उनका स्तर ऊंचा उठाना है, तो इन बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये 10 साल पहले तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं नरेंद्र मोदी जी की उस कार्य पद्धति का जिन्होंने इन चीजों को उस समय ध्यान किया। और हरियाणा में भी आपके आशीर्वाद से जब से ये सरकार बनी है, हमने पिछले 1.5 साल में वो सारे काम किए हैं कि समाज में एक शुद्धता आनी चाहिए। और रोहतक से ये सी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं लगातार विकास की ओर हम अग्रसर हैं और लगातार हरियाणा में भी विकास किए जा रहे हैं। और बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की अध्यक्षता में हुई बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बुलाई बैठक। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए हो रहा मंथन। कांग्रेस मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बुलाई गई बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बुलाई गई बैठक। करण मारा की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर हो रहा मंथन। देहरादून से खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में विपक्ष गठबंधन की बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई गई। करण मारा की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक।
कांग्रेस मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बुलाई गई बैठक। करण महारा की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? करण महारा की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है, कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए यशी 2024 के इलेक्शन को लेकर के एक तरफ जहां भाजपा अपनी पूरी तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल एकजुटता के साथ इस इलेक्शन को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, वो सभी उनके जो तमाम नेता हैं वो इस बैठक में उपस्थित हैं। बैठक में आगामी रणनीति को लेकर के मंथन किया जा रहा है। यशी इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई और तमाम जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसको लेकर के किस तरीके से व्यापक अभियान चलाया जाए, इसको लेकर के मंथन किया जा रहा है। तमाम विपक्षी दलों का ये आरोप है कि भाजपा धार्मिक मुद्दों के सहारे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, और इसी को देखते हुए अब तमाम जो विपक्षी दल है वो एकजुटता के साथ भाजपा की इन नीतियों का विरोध करेंगे, और इसको लेकर के जो रणनीति है वो इस बैठक में मंथन की जा रही है। और अभी बैठक इस समय गतिमान है, और भाजपा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, उनके अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और कई सारे बिंदुओं पर इस पे चर्चा की जा रही है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में बैठक जारी। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर हो रहा मंथन। देहरादून से खबर, जहां पर भाजपा चलाएगी दर्शन अभियान। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा शुरू करने जा रही है यह अभियान। भाजपा राम मंदिर दर्शन अभियान शुरू करने जा रही है। हर लोकसभा से 6000 भक्तों को ले जाया जाएगा अयोध्या। 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलेगा अभियान। पच्चीस जनवरी से 25 मार्च तक चलाया जाएगा अभियान। हर लोकसभा से 6000 लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा शुरू करने जा रही है अभियान। देहरादून से खबर, जहां पर बीजेपी ने नेताओं को लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई। लोकसभा सीटों के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने साथ ही एक सह प्रभारी भी बनाया है।
पार्टी ने विधानसभा वार संयोजक भी नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी के पौड़ी लोकसभा के प्रभारी पुष्कर काला ने कहा कि जल्द ही तैयारियां तेज कर दी जाएंगी। बीजेपी ने साथ ही एक सह प्रभारी भी बनाया है। बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी ने साथ ही एक सह प्रभारी भी नियुक्त किया। पार्टी ने विधानसभा वार संयोजक भी किए हैं नियुक्त। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान। उत्तराखंड कांग्रेस ने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। 26 से लेकर 28 जनवरी तक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए होंगे। 26 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की देहरादून में बैठक होगी। टिकटों के बंटवारे को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक। 27 जनवरी को मैनिफेस्टो कमेटी की होगी बैठक। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के होंगे कार्यक्रम। उत्तराखंड कांग्रेस ने लोकसभा की तैयारियां शुरू की। 26 से लेकर 28 जनवरी तक महत्वपूर्ण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास देहरादून में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तराखंड सरकार राज्यवासियों के लिए अयोध्या तक आवागमन में सुविधा के लिए रेल, हवाई और बस यात्रा की सुविधा देने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ने देहरादून से अयोध्या के लिए अभी बस सेवा शुरुआत की है। इसके बाद अन्य स्थानों से बस सेवा को अयोध्या के लिए शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अयोध्या के लिए देहरादून से रेल व हवाई सेवा शुरू करने का अनुरोध किया है। से हमने जहां बसों का संचालन अयोध्या के लिए प्रारंभ कर दिया है और अन्य स्थानों से भी ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ट्रेन की लिए भी निवेदन किया है रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री जी से, और देहरादून से हवाई अड्डे से हवाई सेवा के लिए भी हमने मांग की है। और विशेष जो ट्रेन है श्रद्धालुओं के लिए
उसकी भी मांग की है और राज्य सरकार भी उसमें अगर कहीं कुछ करना होगा तो राज्य सरकार भी उसमें होगी। और वहाँ पर एक स्टेट के लिए 3 एकड़ ज़मीन हमको मिल गई है और एक गेस्ट हाउस भी उत्तराखंड सरकार का वहाँ बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का भगवान राम के प्रति अगाध श्रद्धा है और सरयू का उद्गम स्थल यही उत्तराखंड में है, जहाँ राजा दशरथ ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। यहीं से जाकर सरयू जी ने उस यज्ञ को सफल किया था। इसी प्रकार से रघुनाथ जी का मंदिर यहाँ हमारे यहाँ देवप्रयाग में, और वहीं उन्होंने पितृ यज्ञ किया था और वहाँ तर्पण उनको देने के। तो उत्तराखंड के लोग वहाँ से लगातार जुड़े हैं। हर व्यक्ति उत्तराखंड का राम भक्त भी है, राष्ट्र भक्त भी है। भगवान राम पर अपार श्रद्धा यहाँ के लोगों की है। बच्चे बच्चे के मन में राम है। हर यहाँ का कंकड़ कंकड़ संकड़ है। इसलिए यहाँ का उत्साह, यहाँ का स्नेह, यहाँ का जुड़ाव अयोध्या से लगातार रहेगा। उसके लिए हम लगातार परस्पर काम। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने प्रेस वार्ता कर राज्य में मतदाताओं की संख्या को लेकर जानकारी दी। सबसे अधिक मतदाता 30 से 49 आयु वर्ग के हैं और दिव्यांग वोटरों की संख्या करीब 69,974 है। इसके साथ ही वी षणमुगम ने यह भी बताया कि 100 और इससे अधिक वर्षों के मतदाताओं की संख्या 1411 है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संदेश दिया कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले जिनके वोटर ID कार्ड नहीं बने वो अप्लाई कर सकते हैं। भी डेटा दिया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 18 to 19 ईयर्स है। इसको हम लोग 1,29,062 है। सो हमारा SSR के दौरान टोटल एडिशन हुई थी 2,57,933। टोटल डिलीशन है 1,58,011। इनमें से डिलीशन का कारण बताया है 13,100 डेथ के कारण से डिलीट किया गया है। शिफ्टेड के कारण 1,18,073। रिपीटर और मल्टीपल एंट्रीज के कारण 26,838। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ NR। नमस्कार।